जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कल मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे कि बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छे से आंसर दिया था। जैसे मैंने पूछा था कि डिटेल में चीज़ें बतानी है तो बड़ा अच्छे से डिटेल में चीज़ें बताई थी। समीक्षा ने आंसर दिया था, निशा ने दिया था, एक टीएम महादेव हैं, पूजा हैं, बहुत अच्छे से आंसर दिया था। मतलब ठीक लगा, मान लिया, बहुत मतलब मैं संतुष्ट हुआ। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर करने हैं। आज भी मैंने कुछ कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास के अंत में मिलेंगे तो आप लोग जो है उनको भी बड़ा अच्छे से, जैसे कल आंसर किए हैं वैसे ही आज आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अपने सभी मित्रों को एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा बांके बिहारी लाल की जय। फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। महादेव का नाम लीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कि अपना लक्ष्य हासिल करने का पहला कदम है उसे हासिल करने की इच्छा रखना। और ये सही बात है कि बिल्कुल जब तक आप अपने लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, ठीक है, जब तक आप अपने लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहेंगे, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प जो है वो बहुत आवश्यक है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। मेरठ, कासगंज, आगरा, सहारनपुर। बताइएगा। देखिएगा, बटेश्वर जो मेला है वो एक पशु मेला है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है बेटा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए पहले प्रश्न का। और आंसर आप लोग ऐसे लिखिएगा कि फर्स्ट का ए है या फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का सी है। इस तरीके से आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो बटेश्वर जो पशु मेला है वो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में, ठीक है। आगरा में और कौन कौन से मेला लगते हैं? तो आगरा में एक मेला लगता है कैलाश मेला। कौन सा लगता है बेटा? कैलाश मेला। यहीं पर एक गढ़शौर मेला लगता है, गढ़गौर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, गढ़शौर मेला, ठीक है। यहीं पर बहुत फेमस प्रश्न पूछा जाता है कि राम बारात उत्सव, क्योंकि जैसे ही राम जी का नाम आता है व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है? अयोध्या पहुँच जाता है, ठीक है। और यहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ में जो हमारा मेरठ है, तो मेरठ में मनाया जाता है नौचंदी मेला। कौन सा मनाया जाता है? मेरठ में नौचंदी मेला मनाया जाता है। और मेरठ के अंदर ही सरधना महोत्सव भी होता है। कौन सा होता है? सरधना महोत्सव भी होता है, ठीक है। इसके साथ में जो कासगंज है, कासगंज में कौन सा मेला लगता है? तो कासगंज में सोरो मेला लगता है, ठीक है। कौन सा बेटा? सोरो मेला लगता है। और सहारनपुर जो है, तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है, ठीक है, शाकंभरी देवी मेला, ठीक है। याद रखिएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चितौरा झील स्थित है। बहराइच, अंबेडकर नगर, वाराणसी और रामपुर। बताइएगा। इसके साथ में ही और भी ऑप्शन है आप लोगों के लिए, झांसी भी है, समझो एक ऑप्शन। झांसी में भी बताने कौन सी झील है, ठीक है। झांसी के साथ साथ में आप लोगों को बताना है गोरखपुर में कौन सी झील है, ठीक है, और बलिया में कौन सी झील है, ये भी बताना है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में झील है चितौरा? तो बहराइच में है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अंबेडकर नगर में जो झील का नाम है उसका नाम है दरबन झील। क्या नाम है बेटा? दरबन झील नाम है, ठीक है। इसके साथ में जो वाराणसी है, वाराणसी में औंधी ताल झील है। कौन सी है? औंधी ताल झील है। रामपुर जो है, रामपुर में गौर झील है। और झांसी में कौन सी है? तो याद रखिएगा, झांसी में है बरुआ सागर, ठीक है।
गोरखपुर में कौन सी झील है? तो रामगढ़ ताल झील है। ठीक है, रामगढ़ ताल है। और बलिया में कौन सी है? तो बलिया में सुरहा ताल झील है। ठीक है, अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं एक साथ कितनी सारी झीलें मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दी। हालांकि इससे पहले भी करा चुके हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि झांसी में कौन सा है, तो पथराई बांध है, परीक्षा बांध है, माता टीला बांध है, बताए थे ना कल। हमीरपुर में बताए थे मौदहा बांध है, बिरमा नदी के ऊपर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम किस धर्म के लोग मानते हैं? बौद्ध, जैन, सिख या मुस्लिम? मतलब किस धर्म की जो संख्या है वो सबसे कम है। तो आप लोग यहीं पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा धर्म है? तो हिंदू है। कौन सा है बेटा? हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के कितने लोग मानते हैं यहाँ पर? अरे, हिंदू धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? 79.73%। कितने हैं? 79.73%। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन है? मुस्लिम है। थर्ड नंबर पे कौन है? तो बेटा सिख हैं। और जो चौथे नंबर पे हैं वो कौन सा धर्म है? वो ईसाई धर्म है। ठीक है, फिर जैन है और बौद्ध है। तो सबसे कम जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। कितना? बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.10% है। और जैन धर्म को मानने वाले 0.11% है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने उसकी फ़ोटो लगा दी है, सारे फैक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस धर्म को लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं, किसको कम मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो तीसरे प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चौथा प्रश्न है हमारा कि गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? बताइएगा। गज उत्सव मतलब हाथियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्योंकि मानव और हाथी का संघर्ष बहुत हो जाता है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए गज उत्सव मनाया जाता है। तो गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? और पहली बात तो आप लोग चौथे प्रश्न के चारों जो ऑप्शन है ना कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, रामगंगा कहाँ पर है, सुल्तानपुर कहाँ पर है और काजीरंगा कहाँ पर है, तो सारे ऑप्शन के भी आंसर बताइएगा किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, गज उत्सव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया बेटा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बेटा? तो असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने किया। और ये क्यों किया जाता है? तो हम लोग प्रोजेक्ट हाथी लेकर आए हैं। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ? 1992 में। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी कब आता है? 1992 में आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं बेटा? तो 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, इनमें से सबसे नवीनतम कौन सा बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व बनाया गया। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी जिले में। लखीमपुर खीरी, ठीक है, और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। इसका पूर्व नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। सुल्तानपुर कहाँ पर है? तो बेटा ये कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो गज उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? असम। अच्छा, असम में कुछ और भी राष्ट्रीय उद्यान है, उनका नाम बताइएगा आप लोग। असम के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। मानस है और काजीरंगा, और कौन से हैं? रायमोना, देहिंग पटकई, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो बेटा असम में है। ठीक है, चलिए, असम की राजधानी क्या है? असम की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकार थे, क्रिकेटर थे, राजनेता थे या कवि थे? बताइएगा।
हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकार थे, क्रिकेटर थे, या फिर राजनेता थे, कवि थे, कौन थे? तो बेटा सलीम दुर्रानी जो थे वो क्या थे? एक क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट याद रखिएगा कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर, ठीक है, सबसे पहले अगर किसी क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड दिया गया तो वो कौन थे? सलीम दुर्रानी थे। और इनको कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? सलीम दुर्रानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर को, सोनम वांगचुक को, दीपिका मिश्रा को, या उत्सा पटनायक को? बताइएगा। संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका मिश्रा जी को, उत्सा पटनायक को, सोनम वांगचुक को, या आलिया मीर को? देखिएगा, वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं तो सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आलिया मीर जो हैं इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार कहाँ की हैं? ये जम्मू कश्मीर की। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दीपिका मिश्रा के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी, पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी। ठीक है, और जो उत्सव पटनायक हैं इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो चार के चारों ऑप्शन बताए हैं। संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार, सोनम वांगचुक, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा, और उत्साह पटनायक को क्या मिला है? मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अब सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा एक बार, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे शुरू करें। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता की शुरुआत की? जो एकता प्रथा थी उसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले जो है वो किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? तो यह इलवरी तुर्क था। कौन था? इलवरी तुर्क था। इसी को हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, इसने और क्या किया था? तो इसने चालीसा दल का गठन किया था। किसका गठन किया था? चालीसा दल का गठन किया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके साथ में जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी से आप एक प्रश्न याद रखिएगा आप लोग,
आगरा शहर की स्थापना, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की थी इसने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या लेकर आया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया था, ठीक है। घोड़ों को दागने एवं हुलिया, सैनिकों का हुलिया रखने की इसने प्रथा शुरू की, ठीक है, सैनिकों का हुलिया। अच्छा, जो बलबन था ये कौन था, तो देखो इसने कौन सी एक प्रथा शुरू की थी, सिजदा एवं पेबोश प्रथा, ठीक है, सिजदा एवं पेबोश प्रथा की शुरुआत की थी इसके द्वारा, ठीक है। बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, गौरे माता, इंदिरा पॉइंट, केवीथू, इंदिरा कॉल। शायद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। और कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। लेकिन मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या पूछा जाए, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर याद रखिएगा जो गौरे माता है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसको हम लोग गुहार मोती भी कहते हैं, ठीक है, सर क्रीक भी कहते हैं। और ये बेटा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। इसके साथ में जो केवीथू है वो सबसे पूर्वी बिंदु है। और ये कहाँ पर है बेटा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इंदिरा कॉल जो है वो सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये कहाँ पर है, तो बेटा लद्दाख के अंदर स्थित है, ठीक है। सही आंसर 8वें प्रश्न का क्या होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा मैं फिर कह रहा हूँ कि एक साथ में इतने कम समय में आप लोगों को इतने ज़्यादा प्रश्न देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। समय आपका ख़राब करने के लिए मैं YouTube पे 2 घंटे की भी क्लास कर सकता हूँ यही 15 प्रश्न हल कराने के लिए। लेकिन इन 15 प्रश्नों में आप ये देखो कम से कम अगर आप खुद से कॉपी पर लिखने बैठेंगे ना तो कम से कम 50 से 55 प्रश्न एक क्लास से आप लोगों को मिलते हैं, याद रखिएगा। और सारे प्रश्न पूछे हुए होते हैं या आने के चांस रहेंगे, ये नहीं है कि फर्जी में उठाए और आप लोगों के लिए प्रश्न बना दिए। 9वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, बताइएगा। चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता या सोडियम, बताइएगा। देखिएगा कौन सी धातु जो है वो चाकू से काटी जा सकती है, तो वो सही आंसर हो जाएगा सोडियम। कौन सी हो जाएगी, सोडियम। क्योंकि यह देखो अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, अत्यंत क्रियाशील होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, ठीक है। किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो याद रखिएगा। और इसको हम लोग जो है चाकू से काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती है और यह चांदी के समान सफ़ेद होती है, चांदी के समान सफ़ेद होती है, ठीक है। चांदी के समान सफ़ेद धातु होती है और यह अत्यंत मुलायम होती है, जिस कारण इसको क्या करते हैं हम लोग
चाकू से काट लेते हैं और इसका घनत्व जो होता है वो 0.97 होता है। और देखो पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरने लगती है। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, पानी पर तैरने लगती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु जो है वो पानी पर तैर जाती है, अगर ऑप्शन आ जाए तो कौन सी हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो 9वें प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा कि टीसीपी का अर्थ है टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल। बताइएगा। देखिएगा, इंटरनेट जो होता है वो कई नेटवर्क का जाल होता है और इस नेटवर्क में कई प्रकार के जो है वो कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कुछ नियम बने होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप आप याद रखिएगा, जैसे हमको किसी को मेल भेजना है, ठीक है, तो इस मेल का फॉर्मेट क्या हो, इसके लिए क्या होता है? कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस टीसीपी का अर्थ क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, आईपी। किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। या तो हम लोग इसको टीसीपी कहते हैं या फिर आईपी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है हमारा कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो बेटा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, कोशिका का जो शक्ति गृह होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी को हम लोग, क्योंकि होता क्या है, यह कोशिका को भोजन प्रदान करता है। यह कोशिका को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। और हम इसको और क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कोशिका का पावर हाउस या इसी को हम लोग कहते हैं हरित ऊर्जा ग्रह। क्या कहते हैं बेटा? हरित ऊर्जा ग्रह भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज जो थी वो कोलिकर ने की थी। ठीक है, और इसको बायोब्लास्ट की संज्ञा जो दी थी वो किसने दी थी? अल्टमैन ने दी थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए प्लस फास्फोलिपिड से होता है। याद रखिएगा आप लोग। जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है? तो बेटा ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, जिस कारण हम लोग राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा? तो राइबोसोम को जो है वो क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो आपकी गोल्गी बॉडी होती है, इसका क्या काम होता है? तो देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका का यातायात पुलिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यातायात पुलिस कहते हैं कोशिका का, या इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका का सचिव। कोशिका का सचिव भी इसको कहते हैं। देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और देखिएगा, जो लाइसोसोम होता है यह कोशिका से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनका पाचन करता है। और ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा। तो लाइसोसोम जो होता है इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि या इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु बम भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का परमाणु बम भी कहते थे। और लाइसोसोम की खोज सीडी कर्वे ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 24 प्रकार के पाचन एंजाइम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब आप लोग बताइएगा क्लास वगैरह कैसी लग रही है। 11वें प्रश्न तक, 11 प्रश्न तक अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि सब्जियों की खेती विज्ञान की किस शाखा में की जाती है? ओलेरी कल्चर, वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर या विटीकल्चर? ये तो आंख बंद करके आंसर बता देंगे आप लोग कि सब्जियों की खेती विज्ञान की किस शाखा में की जाती है। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओलेरी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर हम लोग किसको कहते हैं? तो बेटा केंचुआ पालन को। किसको कहते हैं? केंचुआ पालन। सेरीकल्चर तो बताए थे आप लोगों को, रेशम कीट पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती। अच्छा, इसी के साथ में अगर मैं आपसे पूछ लूँ एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले हार्टिकल्चर, बागवानी से संबंधित हो जाएगा। पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित हो जाएगा नहीं? सोरोलॉजी छिपकलियों से हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। भाग 4 को, भाग 3 को, भाग 2 को या फिर भाग 4 का को? बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिएगा जो भारत का भाग 3 है, सॉरी संविधान का, इसको हम लोग क्या, ये इसमें क्या है? तो इसमें बेटा है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, इसके साथ में भाग 2 में क्या है बेटा? तो नागरिकता है। और भाग 4 में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? तो बेटा अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक हैं? 35 तक हैं। और हमने मूल अधिकारों को कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया? अमेरिका से। भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं। इसके बाद में नागरिकता, तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, याद रखिएगा। और जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, ये हमने कहाँ पर हैं? तो अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, कहाँ से हमने लिए हैं? तो रूस से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 11 है। पहले कितनी थी? 10 थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय आए? डच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए या फ्रांसीसी आए? तो देखिएगा एक क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले आए पुर्तगाली। कौन आए बेटा? पुर्तगाली। तो आपको पता है वास्को डी गामा आया था ना 1498 ईस्वी में। फिर इसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज कब आए? तो 1600 में। फिर आते हैं अपने डच। डच कब आए? 1602 में। फिर डेनिस वाले आए 1616 में। ठीक है, इसके बाद में फ्रांसीसी आए। ये कब आए? 1664 में। हालांकि स्वीडन वाले भी आए थे, स्वीडिश 1731 में। तो भारत में सबसे पहले कौन आया बेटा? पुर्तगाली आए। और सबसे बाद में गए भी यही, ये भी याद रखिएगा, सबसे बाद में गए।
ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लुजोन द्वीप, ग्रीनलैंड है, तस्मानिया द्वीप है या वेफिन द्वीप है? बताइएगा। और चारों की स्थिति क्या है, मतलब किस पर किसका अधिकार क्षेत्र है या कौन? तो देखिएगा, लुजोन द्वीप जो है ये कहाँ पर पड़ता है बेटा? तो फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। तस्मानिया द्वीप कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और वेफिन द्वीप जो है या वेफिन द्वीप जो है वो कहाँ पर है बेटा? तो कनाडा में है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, अब भी मैं कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा साहब लोग। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। खुद ही देखिएगा 30-31 मिनट की क्लास शायद चल रही है अभी तक, और आप लोगों के लिए 15 प्रश्न मैंने कराए हैं, और 15 प्रश्न में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसकी मैंने आप लोगों को व्याख्या नहीं की है। तो आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न और हैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कुछ 4-5 पुस्तकें हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। प्रश्न बन सकता है आप लोगों से कि पहला प्रश्न है कि लता अ लाइफ इन म्यूजिक, ये 2 बार का हो गया भाई। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोगलापन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक विक्ट्री सिटी के और द क्लाइमेट बुक के। 5 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए हैं, मतलब 5 पुस्तकें पढ़ाई हुई हैं। तो कोशिश है कि आप सभी लोग जो है इनके आंसर करेंगे। बताइएगा। लता अ लाइफ इन म्यूजिक, दोगलापन, हाउ टू लिव योर लाइफ, विक्ट्री सिटी, द क्लाइमेट बुक। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन कौन लेखक हैं। आंसर करिएगा। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? लता अ लाइफ इन म्यूजिक जो है इस पुस्तक के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्रा नाम है। जो दोगलापन पुस्तक है इसके लेखक हैं असनीन, क्या नाम है? असनीर ग्रोवर। हाउ टू लिव योर लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सारी पुस्तकें पढ़ाई हुई हैं, उसके बाद आप रिवाइज नहीं करते हो, समस्या ये है। द क्लाइमेट बुक तो ये ग्रेटा थुनबर्ग की है। ये स्वीडन की बहुत फेमस क्या है? जलवायु कार्यकर्ता है। ठीक है, बाकी देखिएगा, कल मैंने आप लोगों से जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर मैंने बताया था कि किसने किसने दिए थे। तो टीएम महादेव, निशा, समीक्षा, पूजा, इन सब लोगों ने बड़े अच्छे से आंसर दिए थे। आज आप लोगों से कुछ और प्रश्न हैं। 2 प्रश्न हैं कि देवहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है और पवई और लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, होमवर्क का प्रश्न है आप लोगों के लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो खत्म हो जाने के बाद में तुरंत इसका आंसर करिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसके साथ में आप लोग जो है अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा भैया, शेयर भी कर दीजिएगा साहब लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को क्लास जैसी लग रही है तो एक कमेंट बॉक्स में आप लोग एक अच्छे से पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं कि क्लास वगैरह आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल रात में फिर से 9 बजे वाली क्लास में। हाँ, इसकी पीडीएफ जो है 2-3 दिन से नहीं आई है, तो पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।